नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुर्तगाल टैक्स सिस्टम। पुर्तगाल के टैक्स सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है जो वहाँ पर जॉब करते हैं। जॉब वालों को कितना टैक्स लगता है, जिन्होंने जाके वहाँ पर बिजनेस करना है उनके लिए क्या टैक्स है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए क्या टैक्स है। तो उसकी ये कंप्लीट वीडियो है। तो मैंने फिर बताया कि क्राउन इमिग्रेशन को बहुत ही अच्छा नॉलेज है पुर्तगाल के बारे में। ये आपको वीडियो कहीं से नहीं मिलेगी, पूरे नेट पे आप छान ले, कहीं पर ये आपको टैक्स की वीडियो कहीं नहीं मिलेगी और ना ही आप वहाँ के टैक्स सिस्टम को समझ पाएंगे। लेकिन मैंने ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ईजी सिस्टम से बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको इमीडिएटली वहाँ के टैक्स सिस्टम को आप अंडरस्टैंड कर पाएं। तो हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने उनमें भी बताया था कि हम 14 पार्ट के अंदर पुर्तगाल की वीडियोस को कवर करेंगे। 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए हुए हैं, वो हमारे क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को ब्राउज कर देख सकते हैं जिन्होंने हमारे पहले जो 4 पार्ट देखे नहीं है, जिनके अंदर मैंने बहुत जनरल डिस्कशन है। वहाँ पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इवन वहाँ पर आप जॉब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन पुर्तगाल की स्टडी के बारे में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी 5th वीडियो है, वो है पुर्तगाल टैक्स सिस्टम। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि क्राउन इमिग्रेशन का अपना ऑफिस है जो कि पिछले 1-1.5 साल से वहाँ पर प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। और जिन्होंने भी पुर्तगाल में जाना है, किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से किसी भी नियर बाई ऑफिस में फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज मैं वहाँ के जो 7 इंपॉर्टेंट टैक्स कैटेगरीज है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। वो 7 टैक्स कैटेगरीज कौन कौन सी हैं तो मैं वो बताऊंगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि वहाँ पर अकाउंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक पर्सन को डिक्लेरेशन भेजनी पड़ती है ऑनलाइन। तो वो ही भेज पाएगा जिसको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा बीइंग इंडियन कि हमें कितना नॉलेज है वहाँ के टैक्स सिस्टम के बारे में। और इवन जो हमारे इम्पैनल अकाउंटेंट हैं जो हमारी कंपनी के साथ इम्पैनल्ड है, वहाँ के लोकल सिटीजन, तो उनको हमसे ज़्यादा कितना नॉलेज होगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार बताऊँ कहीं नहीं मिलेगी। तो वो 7 टॉपिक क्या क्या कवर करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं वहाँ कर पर्सनल टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम वहाँ के कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसने बिजनेस करना है उसके बाद फिर वो पर्सन पूछता है वहाँ पर बैट क्या है, बैट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 4th वन पे आता है कि वहाँ पर रियल स्टेट टैक्स क्या है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं, लेते हैं, तो उनको क्या लगता है, ये 4th है। और 5th वन पे हम वहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो है वेल्थ टैक्स। तो वेल्थ टैक्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 6th वन पे हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर क्या टैक्स है। और लास्ट वन जो 7th टॉपिक रहेगा वो वहाँ की सोशल सिक्योरिटी के ऊपर रहेगा, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है सोशल सिक्योरिटी क्या है, टैक्स क्या है। टैक्स डिफरेंट चीज है, सोशल सिक्योरिटी डिफरेंट चीज है। ये भी हम इंफॉर्मेशन लाते हैं, इसको हम प्रॉपरली रीड आउट करते हैं, समझते हैं, समझने के बाद हम वीडियो डालते हैं। हमारी वीडियो 100% मैं ये बताऊं कि इंफॉर्मेटिव रहेगी। कभी भी हमारी कोशिश नहीं होती कि हम गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सबसे पहले पर्सनल टैक्स, आईआरएस। सब लोग आईआरएस करते रहते हैं। आईआरएस है क्या? जो पर्सनल टैक्स है वो उनकी लैंग्वेज में उसको आईआरएस कहते हैं, जिसको हम आईआरएस कहते हैं पुर्तगाल के अंदर। वो पर्सनल टैक्स है कितना, पहले उसके बारे में आप समझने की कोशिश करें। उनका जो पर्सनल टैक्स है उन्होंने 7 स्लैब्स में कैटेगराइज किया हुआ है। 7 स्लैब्स हैं। अगर आपकी ईयरली इनकम 7,112 यूरो से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 7,112 से ज्यादा है या उसके इक्विवेलेंट है तो वहां पर आपका टैक्स है वो 14.5% से लेकर 14.5% से लेकर 48% का टैक्स है। मतलब स्लैब्स बनाई हुई है, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स में है, पर्सनल टैक्स है, हमारा लगता है पर्सनल इनकम टैक्स है, यहाँ पर भी स्लैब्स बनी हुई हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट 5 स्लैब्स है। अगर आप 2.5 लाख की इनकम है कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 3 लाख की इनकम है फिर भी 5% लेते हैं। ऐसे ही स्लैब्स है 10 लाख तक। अगर 10 लाख से अबव है तो 30% है।
इसी तरीके से वहां पर भी 7 स्लैब्स हैं। तो जो 7 स्लैब्स के क्या क्या है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं वो कितनी है। 14.5% से लेकर 14.5% से लेकर 48% है। ये बंदे को वहां पर टैक्स देना पड़ता है, जिसकी पर्सनल इनकम जो मैंने बताया 7,112 से स्टार्ट होती है, उसको लगता है 14.5%। जिसकी इनकम 80,000 से ज्यादा है, 80,883 से ज्यादा है साल की इनकम, तो उसको 48% लगता है। तो ये स्लैब्स है उनकी बनी हुई टैक्स की। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कैलेंडर ईयर, वहां पर फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है। इंडिया में हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। वहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को क्लोज हो सकता है। इसके अंदर जो भी आपने सैलरी ली है, बिजनेस से प्रॉफिट आया है, तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इंडियन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी रिबेट्स मिलती हैं। जो इनकम टैक्स हम यहाँ पर इंडिया का कैलकुलेट करते हैं तो हमें बहुत सारी रिबेट्स मिलती हैं। रिबेट किस टाइप की हो सकती है, आपका कोई लोन लिया हुआ है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, आपकी लोन लिया है जिसको हम हाउसिंग लोन लिया, उसके ऊपर रिबेट मिलती है। आपके बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है, उसके ऊपर आपको रिबेट मिलती है। आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया, उसके ऊपर रिबेट मिलती है, जैसे एटीसी, डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू। तो इसी तरीके से वहां पर भी रिबेट मिलती है आपको पुर्तगाल के अंदर। मैं फिर बता रहा हूँ, वो ही टेक्निकल लोग, हमें तभी इसकी नॉलेज है क्योंकि हम टेक्निकली काम कर रहे हैं इसके बारे में। तो वहां पर भी बहुत सारे टाइप की रिबेट्स हैं। वो रिबेट्स भी वहां पर 10 टाइप की रिबेट्स हैं। अगर आपका ये टैक्स बन गया है, टैक्स इतना बनने के बाद आप रिबेट कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। वो 10 टाइप की रिबेट्स हैं, किस किस में कितने कितने परसेंट मिलती है, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। उसमें जाकर वो आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये रिबेट किस तरीके से ले सकते हैं, तो जब आपका टैक्स ये कैलकुलेट होता है हर साल के बाद, तो रिबेट में सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग अपनी सोशल सिक्योरिटी पे करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज को भी सोशल सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है 11% ऑफ द सैलरी। अगर आपकी जो सैलरी आपका जो सोशल सिक्योरिटी है 4,000 यूरो से ज्यादा पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो आपको वहां पर आपके इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। जो 11% आप पे करते हैं, अगर वो 11% साल का 4,000 से ज्यादा बन जाता है तो आपको इसके अंदर रिबेट मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट। दूसरा क्या है, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं डिपेंडेंट, तब भी आपको आपके आईआरएस, जिसको आईआरएस कहते हैं, पर्सनल टैक्स के अंदर रिबेट है, वो भी आप रिबेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई रेंट पे कर रहे हैं, आपने रेंट के ऊपर घर लिया हुआ है, उसकी आप रिसीट दिखा के कि मेरा साल का इतना रेंट जाता है, उसका कितना परसेंट देते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर लिख दिया हुआ, आप चेक कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप रिबेट ले सकते हैं। अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट तो वहाँ फ्री है, फिर भी लग जाते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ परसेंटेज आपको रिबेट मिलती है। वो कितनी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया हुआ है। बहुत लेंथी ये है वहाँ का भी टैक्स सिस्टम, इंडिया जैसा ही है, जैसे इंडिया में है। तो हमने इसको प्रॉपर रीड आउट किया हुआ है कि हम रिबेट कैसे ले सकते। तो हमारे जो लोग हैं इंडिया में या कहीं पर भी है, जो वीडियोस भी बनाते हैं, वो क्या बना रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की वीडियो बनाते रहते हैं कि वहां पर सोशल सिक्योरिटी है 34.75% देनी पड़ती है, जिसमें 23.75% एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है और 11% एम्प्लॉयज को देनी पड़ती है। उसी को टैक्स बनाते रहते हैं। वो टैक्स नहीं है, दिस इज द सोशल सिक्योरिटी। और टैक्स डिफरेंट चीज है, मैं बार बार फिर बता रहा हूँ। टैक्स की जो मैंने स्लैब्स की वो इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी हुई है। ये हर साल कैलकुलेट होता है, जो कैलेंडर ईयर है उनका, उसके बारे में बता दिया, कितने टाइम के लिए कैलकुलेट है उसका भी मैंने बता दिया। तो कौन कौन सी रिबेट मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बता दिया। वहां पर भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जैसे कि जब आपका सारा ये कैलकुलेट होता है तो वो 4,000 की पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं। अगर आपकी सैलरी साल की अगर 20,000 यूरो की बनती है तो सबसे पहले वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 4,000 की देते हैं, उसको बेवकूफ कर देते हैं। उसके बाद 16,000 आ गया, 16,000 के बाद बहुत सारे वहां पर भी आपको रिबेट मिलते हैं। रिबेट कौन कौन से, उसकी भी लिस्ट मैंने डाल दी हुई है, कैसे ले सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। अभी आते हैं, मैंने 7 पॉइंट कवर करूंगा। अभी आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें आरएस, इसको भी आरएस कहते हैं, पर्सनल आरएस है, एक कॉर्पोरेट टैक्स है।
कॉर्पोरेट टैक्स, इसको भी आईआरएस कहते हैं। जो पर्सनल टैक्स है उसमें आईआरएस है, और अगर कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें आईआरसी लिखते हैं, उसको आईआरसी की आईआरएस कहते हैं। तो उसमें क्या कॉर्पोरेट टैक्स कितना है वहां पर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहां पर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी 5% से लेकर 21% है। स्टैंडर्ड 21% है, सबको देना पड़ता है। 5% किनको देना पड़ता है, उसकी क्या कैटेगरी है, किन के लिए, कौन सी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और इनको जो भरना होता है, कैसे भरते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। अभी कॉर्पोरेट टैक्स के बाद फिर आता है वैट, क्योंकि जब पर्सन ने वहां पर बिजनेस करना है, चाहे वो सर्विस सेक्टर्स में है, चाहे वो गुड्स बेच रहा है, चाहे उसका रेस्टोरेंट है, तो उसको फिर वैट पे करना पड़ता है। जैसे इंडिया में है जीएसटी, पहले वैट था, अभी उसको जीएसटी इंडिया में कर दिया, वहां पर भी वैट है। वैट भी 6% से लेकर 23% है। तो वैट की रिटर्न्स कब भरनी है, 6% किसके लिए, 23% किसके लिए। 6% उनके लिए है जो कि एसेंशियल सर्विसेज है। एसेंशियल सर्विसेज हम किसको कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं उसमें 6% लगता है, मेडिसिन के ऊपर 6% लगता है, अगर रेस्टोरेंट पे जाते हैं 6% लगता है। जो 23% किस पे लगता है, जो हम गुड्स सेल परचेज करते हैं, जो एसेंशियल्स नहीं है, सर्विस सेक्टर है, वहां पर 23% लगता है। तो वैट का भी मैंने बता दिया। वैट की रिटर्न भी वहां पर क्वार्टरली जाती है, हर तीसरे महीने आपको रिटर्न भरनी पड़ती है। अगर आपकी वहां पर जो इनकम है 6,50,000 यूरो से ज्यादा है साल, अगर टर्नओवर 6,50,000 यूरो से ज्यादा है टर्नओवर, तो आपको एवरी मंथ डिक्लेरेशन भेजना पड़ेगा। अगर उससे कम है तो आपने क्वार्टरली अपनी वैट का डिक्लेरेशन देना है अपने अकाउंटेंट के थ्रू। ये मैंने 3 चीजें कवर कर दी हैं, पर्सनल आईआरएस के बारे में, मैंने पर्सनल टैक्स के बारे में, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, और सेकंड वन था हमारा वैट के बारे में। अभी हम बात वहां पर करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारे बहुत सारे लोग वहां पर जाके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या गोल्डन वीजा के थ्रू जाते हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है कि वहां पर टैक्स कितना है, तो उसका क्या बेनिफिट है, किस तरीके से हम उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। ये आप अपना टैक्स को अपने पर्सनल जो टैक्स है उसके थ्रू इसका रिबेट भी ले सकते हैं। उसकी लिस्ट मैंने फिर डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। जो वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स जब आप परचेज कर लेते हैं, इंडिया में भी अभी स्टार्ट किया है, वो 0.03 से स्टार्ट होकर 0.45 है, 0.45 है मैक्सिमम। डिपेंड है आपकी प्रॉपर्टी कहां पर है, रूरल में है या अर्बन में है। इट इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी वेयर इट इज सिचुएटेड, वो तो है प्रॉपर्टी टैक्स। अभी आ जाता है स्टैंप ड्यूटी क्या लगती है जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पर जो स्टैंप ड्यूटी है वो 10.8% है प्रॉपर्टी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो 10.8% आपको वहां पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करते हैं उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। तो 4 टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं वहां पर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है वहां पर वेल्थ टैक्स। अभी वेल्थ टैक्स क्या है, वेल्थ टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंडिया ने भी इसको इंट्रोड्यूस किया या नहीं किया, इसकी भी प्रपोज था कि वेल्थ टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। वेल्थ टैक्स क्या है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू मोर देन 600,000 यूरो की है, 6 लाख यूरो से ज्यादा की है, तो आपको हर साल उसका वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा। तो वो वेल्थ टैक्स क्या है, वो भी 0.03% है, 0.3% है, सॉरी 0.3% है वहां का वेल्थ टैक्स। ये भी आपको पे करना पड़ेगा अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 6 लाख यूरो से ज्यादा है। तो फिर आ जाता है हमारे पास कैपिटल गेन टैक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल गेन टैक्स है क्या, पहले इसके बारे में बता दूं। जब भी आपके पास कोई शेयर पड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आप उसको सेल आउट कर देते हैं, करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आता है उस कैपिटल से, उसका जो टैक्स है वो क्या है, वो 28% है। अभी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, आपके कोई शेयर पड़े हुए हैं, आपने उसको बेचे, आपके पास उसको टैक्स आ जाता है, जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर आपको 28% गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ए कैपिटल गेन टैक्स। हाँ, इसके अलावा क्या है कि अगर आपके पास जो भी प्रॉफिट आया है उसको आप री इन्वेस्ट कर देते हैं,
अगर उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं फिर आपको 28% नहीं लगेगा, फिर आपको 50% लगेगा 28% का, मतलब 14% लगेगा आपको अगर आप उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो मेजर 7 टाइप्स के वहां पर टैक्स है उसके बारे में मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू टैक्स सिस्टम ऑफ पुर्तगाल तो आप क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी नियर बाई ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। सॉरी ये कह गया इसमें सोशल सिक्योरिटी के नाम पे हर एक बंदा अगर कोई टैक्स पूछेगा वो सोशल सिक्योरिटी के बारे में बता देता है। मैंने फिर बताया सोशल सिक्योरिटी इज डिफरेंट थिंग और टैक्स इज डिफरेंट थिंग। सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी क्या है कि आपकी ओल्ड एज पेंशन हो गई, आपकी मेडिकल हो गई, आपके बच्चों की फ्री एजुकेशन हो गई, वहां पर जो सड़कें बनी है उसको, दिस टाइप ऑफ जो बेनिफिट है इसको हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। हर एक कंट्री जो डेवलप है वो हर अपने सिटीजन से ये सोशल सिक्योरिटीज लेती हैं। तो यहाँ पर वो सोशल सिक्योरिटी डिफरेंट टाइप है। वहां यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी है टोटल जो है 34.75%, 34.75% देनी पड़ती है जितनी भी बंदे की सैलरी है। वो कैसे देनी है? वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करता है। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो 23.75%, 23.75% आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और 11% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज कॉल्ड एज सोशल सिक्योरिटी। तो ये 7 के 7 मैंने जो टैक्स सिस्टम है आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आप वहां पर ऑलरेडी जा चुके हैं, आपको टैक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, टैक्स सेव करवाना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं डबल टैक्स सिस्टम क्या है वहां पर, डबल टैक्स सिस्टम के बारे में बता देता हूं। उनका कुछ कंट्री के साथ ट्रीटी है। उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप पुर्तगाल के रेजिडेंट हैं, वहां पर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यू आर लायबल टू पे द टैक्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इनकम। इधर आप पुर्तगाल में आपको इनकम आ रही है, चाहे आपको किसी भी फॉरेन कंट्रीज में इनकम आ रही है, तो उनकी इंडिया गवर्नमेंट के साथ डबल टैक्सेशन की ट्रीटी है। उसके अंदर 60 कंट्रीज आती हैं, उसमें इंडिया भी है। उसमें क्या है कि अगर आप वहां पर भी टैक्स दे रहे हैं, इंडिया में भी टैक्स दे रहे हैं, तो आपको सिंगल टैक्स ही लगेगा वहां का, क्योंकि हमारे साथ उनकी ट्रीटी है। हम अपनी यहाँ की इनकम टैक्स रिटर्न उनको बता सकते हैं कि मैं इंडिया में भी काम करता हूँ, यहाँ पे भी मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो ये मेरे वहां के इंडिया के एविडेंसेस है टैक्स टू पे कर रहा हूँ, फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां पर डबल टैक्स भी लग जाता है जिनके साथ ट्रीटी नहीं है। वो कहते हैं अपनी इनकम डिक्लेयर करो, वो कहता है मैं जी यूएई का हूँ, कहते यूएई की तुम्हारी इतनी इनकम है तो आपको यूएई का भी टैक्स लगेगा, यहाँ का भी लगेगा। तो मींस ये आ गया कि अगर आपके पास इंडिया की भी कोई इनकम है, इंडियन नेशनल है, तो वहां पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ पर आप अपना टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स के बारे में क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने ये 7 टॉपिक कवर किए हैं, उनका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वहां पे रेजिडेंसी परमिट की है, चाहे वहां पे स्टडी की है, चाहे फैमिली रीयूनियन की है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी नियर बाई ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और हमारे पुर्तगाल के नंबर भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।